अस्सलाम गाइस। आई होप कि आप लोगों का लास्ट वीक अच्छा गुजरा होगा। हमने सी लैंग्वेज के ऊपर बेसिक जो है वो हमने बेसिक प्रोग्रामिंग का सेशन स्टार्ट किया था और उस बेसिक प्रोग्रामिंग सेशन के अंदर हमने एक सिंपल आर्किटेक्चर बना के देखा था सी लैंग्वेज का। ठीक है। और हमने ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर एक सिंपल प्रोग्राम को रन करके देखा था क्योंकि मेरे पास डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल नहीं था, तो मैंने उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है राइट नाउ। और आपके सामने इस वक्त डेव सी प्लस प्लस का एक इंटरफेस है। इस आप सी लैंग्वेज बोर्डलैंड टर्बो पे भी कर सकते हैं या टर्बो सी प्लस प्लस पे भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ के वो कंसोल बेस है और उसके आने वाले जितने भी रिजल्ट्स हैं वो डॉस बेस्ड होते हैं। डेव सी प्लस प्लस की खासियत ये है कि यहाँ पे आने वाले जितने भी रिजल्ट्स होते हैं ये विन बेस्ड होते हैं और यहीं पे हमें रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है। तो अगर हमें सी लैंग्वेज पे काम करना है डेव सी प्लस प्लस पे, तो सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे हम अपना जो भी कोड है वो राइट डाउन करते हैं। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने कहा था हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है। then integer main void। okay guys, this is the basic structure of the C program जो कि हमें मेंशन करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और इसका मकसद क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हैं उस प्रोग्राम में जो भी कमांड यूज़ कर रहे हैं उन कमांड्स के जितने भी मीनिंग्स हैं वो एक्चुअली इन लाइब्रेरीज के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम प्रोग्राम के टॉप में ही कह देते हैं कि जी पहले प्रोसेसर को बता दो कि इंक्लूड से मुराद शामिल कर लें इस लाइब्रेरी को इस प्रोग्राम के साथ। ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि इस कमांड के जितने मीनिंग्स हैं वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के टाइम पे पता लग जाते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैंने आपको बताया था एक मेन फंक्शन होता है और अपना पूरा प्रोग्राम हम इसी में करते हैं। फिर मैंने इसके 7 स्टेप्स बताए थे, दैट इज हेडर फाइल्स, वेरिएबल डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, देन प्रोसेस, देन आउटपुट एंड देन प्रोग्राम एंड। ठीक है, 6 to 7 स्टेप थे। उसी के ऊपर आज हम लोग डिफरेंट कोड को, एक दो कोड को हम लोग करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू राइट, मैं ऑब्जेक्ट भी यही लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। और फॉर्मूला आपको पता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। सपोज ये एक फॉर्मूला हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल का और हम चाहते हैं कि हम एक प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रिंट हो रहा हो। नाउ द फर्स्ट थिंग ऑफ द असेसमेंट इज, अब अगर हम कहते हैं कि हमारा थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर थॉट प्रोसेस का जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। The first thing which should be developed over here is that कि आप कितने वेरिएबल्स को यूज करेंगे। दिस इज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस का पहला पार्ट होगा, हाउ मेनी वेरिएबल्स शुड बी क्रिएट इन माय प्रोग्राम, यानी मेरे प्रोग्राम में कितनी वैल्यूज होंगी जिसके लिए मुझे वेरिएबल्स दरकार होंगे। अब अगर ये फॉर्मूला मुझे गिवन है तो नाउ माय असेसमेंट इज सेइंग दैट, मेरी असेसमेंट क्या कहेगी कि एक तो लेंथ हो गया, यकीनन ये कोई ना कोई वैल्यू होगी, एक ब्रेड्थ हो गया, ये भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, एंड 1/2 यानी कि हाफ, ये फिक्स्ड है। फिक्स से मुराद है
इस पूरे फॉर्मूले में 1/2 बार बार चेंज नहीं होगा और इसको फिक्स रहना होगा फॉर्मूले के अंदर। तो जिसको फिक्स रहना होता है ना बेटा, उसको वेरिएबल के अंदर लेके नहीं जाते हैं, और जिसको फिक्स नहीं रखना होता यानी लेंथ और ब्रेड्थ मेरे सिनेरियो के हिसाब से बार बार चेंज हो सकती है हर दफा, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल को फिक्स करते हैं। तो दो वेरिएबल हो गए अभी तक, तो एक लेंथ हो गया, एक ब्रेड्थ हो गया। बट द ओवरऑल फॉर्मूला एनालिसिस ये बता रहा है कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आने वाला एक रिजल्ट भी होगा, एंड दैट रिजल्ट शुड बी सेव्ड इन द रिजल्टेंट वेरिएबल दैट इज ए। ठीक है, हम ए के अंदर उस रिजल्ट को सेव करेंगे। यानी मुझे समझ में आ गया कि मेरे प्रोग्राम में कम से कम 3 वेरिएबल्स का होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी सबसे अहम बात, लेंथ और ब्रेड्थ की डेटा टाइप क्या होगी। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने डिक्लेरेशन के मुतालिक बात की थी कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसी के साथ साथ आप उसकी टाइप भी बताते हैं कि उसमें आने वाली वैल्यू इंटीजरल होगी, उसमें आने वाली वैल्यू डेसिमल पॉइंट के साथ होगी तो वो डबल होगी, क्या होगी आपको यहाँ बताना जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि लेंथ और ब्रेड्थ जो ना हम इंटीजरली ले रहे हैं, बट क्या ए को भी इंटीजर लें? द आंसर इज, जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आने वाला रिजल्ट क्या होगा, पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल पॉइंट जनरेट हो जाएंगे, 0.5 आ जाएगा। इंटीजरल वेरिएबल कैपेबिलिटी नहीं रखता कि वो डेसिमल पॉइंट को अपने पास सेव करे। तो मेरे पास जो थॉट प्रोसेस है वो क्या हुआ कि मैंने कहा डबल ए सेमीकोलन, सेमीकोलन डिफाइंस कि here one instruction has been ended, एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है, and now we are proceeding towards the next expression. clear? अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, लेट्स से मैंने कहा इंटीजर l कॉमा b, l कॉमा b अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो हम कॉमा लगा के डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को इंटीजर लिया और a को डबल लिया क्योंकि a का आने वाला रिजल्ट डेसिमल पॉइंट्स में आ सकता है। और अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट स्टेप इज द हेडर फाइल विच इज ऑलरेडी डन, उसके बाद सेकंड स्टेप वेरिएबल डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। जैसे मैंने लिखा डबल ए इंटीजर एल एंड बी, उसी वक्त मेमोरी में ये 3 वेरिएबल क्रिएट हो गए, एल बी और ए। नाउ आई हैव टू इनिशियलाइज द वैल्यूज। इनिशियलाइजेशन क्या होगा, मैंने कहा लेट से अपनी मर्जी से मैं कोई भी 2 वैल्यू ले लेता हूं। अगर ये गिवन होता तो मैं गिवन वैल्यूज ले लेता, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट में गिवन नहीं है इसलिए मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं। ठीक है, मैंने L को ले लिया 3, B को ले लिया 2। नाउ माय इनिशियलाइजेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, और आपको याद होगा कि ये हमारा सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप था सॉरी, दैट इज द इनिशियलाइजेशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस। और प्रोसेस का ये स्टेप कहां से आएगा, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट में फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, दिस इज अवर प्रोसेस विच इज ऑलरेडी डिफाइंड विद इन द ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगा बिकॉज क्योंकि हम कह रहे हैं कि पहले उसको डिवाइड कर दो। आंसर आ गया 0.5, मल्टीप्लाई कर दो l के साथ, मल्टीप्लाई कर दो b के साथ। ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लगाया बेटा क्योंकि प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लाई को स्टेरिक से तस्वुर किया जाता है। ठीक है, और नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी इसको डॉट से तस्वुर किया जाता है। बहरहाल, तो हमने यहाँ पे स्टेरिक लगाया प्रोग्रामिंग ऑपरेटर में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर स्टेरिक कहलाता है सी लैंग्वेज में। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो रिजल्ट हैज बीन सेव्ड विद इन द वेरिएबल ए के अंदर एक रिजल्ट आ गया है, आई डोंट नो क्या रिजल्ट आया है, and that result should be printed over the screen. ठीक है,
जब ये स्क्रीन पे प्रिंट करने का बारी आया है तो हम इसको कहते हैं जी रिजल्ट्स प्रिंटिंग। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि अब हमें ए की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हमने कहा जी प्रिंट एफ एंड दैट इज %lf, a. Now the thing is, what is %lf? अगर मैं इंटीजर टाइप यूज करता तो फॉर्मेट स्पेसिफाई लगता %d। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने इस पर डिस्कस किया था। अगर मैं कैरेक्टर वेरिएबल का रिजल्ट प्रिंट करता तो हम फॉर्मेट स्पेसिफाई करते %c। अगर मैं डबल यूज कर रहा हूं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बनता है %lf एंड सो ऑन। ठीक है, और बहुत सारी टाइप है, हर डेटा टाइप के हिसाब से उसका अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसको प्रिंट एफ में लगाने की जरूरत पड़ती है कि उसका रिजल्ट किस फॉर्मेट में प्रिंट होगा। नाउ दिस डिफाइंस कि ए के आने वाली वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स के अंदर प्रिंट होगी। ठीक है, इसलिए इसको फॉर्मेट कहते हैं। एंड देन प्रिंट एफ इज नोन एज द प्रिंट फॉर्मेट। ठीक है, ये अक्सर लोग उसको प्रिंट और एफ को फंक्शन पढ़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। दिस इज द प्रिंट फॉर्मेट। ठीक है, ये प्रिंट है और एफ फॉर फॉर्मेट कहलाता है। फाइन, ओके गाइस, तो जब ये प्रिंट हो गया तो हम इसका रिजल्ट यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, जब हम इसको रन करने जाएंगे, दैट इज F11 कंपाइल एंड रन, तो वो सबसे पहले कहेगा इसको सेव करवा ले कहीं पे। ठीक है, तो मैंने इसको सेव करवा लिया। लेट्स से फर्स्ट practice code.cpp। ओके गाइस, अब मैंने इसको सेव करवाया है। नाउ द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, बट द थिंग इज वी कैन सी कि वी आर गेटिंग द रिजल्ट दैट इज 0.5। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि जब मैंने कहा 1 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो सी लैंग्वेज ने कहा कि जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 1 है और वो इंटीजर है, तो इसका आने वाला रिजल्ट भी इंटीजर होना चाहिए। जब 0.5 डेवलप हुआ, यहां से क्रिएट हुआ 0.5, तो उसने क्या किया, इसको ट्रिम किया और सिर्फ इस वैल्यू को पिक कर लिया और L और B से मल्टीप्लाई करके सबको 0 कर दिया। दैट इज वाई द रिजल्ट ऑफ A इज कमिंग एज 0। अब यहां पे हमें क्या करना होगा कि अगर मैं कहता हूं कि ये काम कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट देखिए क्या होगा। यस, वी कैन सी कि सारे मामला रिजॉल्व हो गए एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट। बट मैं चाहता हूं कि नहीं जी, वो पहले वाला सिलसिला होना चाहिए था, हम इस तरह से रिजल्ट को गेट करें। तो फिर हमें एक काम करना पड़ेगा बेटा, we have to cast this just hold on, we just cast 1 as double. Now we can see over here the result is still the same that we are getting as 3. okay, यानी ये जो 1 है न्यूमरेटर का, हमें इसको डबल में कास्ट कराना होगा ताकि हम कंपाइलर को बता सकें सी लैंग्वेज के कि 1 अगर इंटीजर है तो आने वाला रिजल्ट भी इंटीजर में नहीं चाहिए। 1 को मैं डबल कर रहा हूँ, उसका मतलब है आने वाला रिजल्ट भी मुझे डबल में चाहिए। ठीक है, और अगर ये समझ में नहीं आया है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस, इस कास्टिंग, इसको हम लोग कहते हैं कास्टिंग, टाइप कास्टिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। ये अभी आगे जाके बहुत डिटेल में आएगा टाइप कास्टिंग। ठीक है, इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है, ये इंशाल्लाह ताला हम आगे जाके बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम इसको हम करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, नाउ वी आर लुकिंग एन अदर थिंग कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। इसको बेटा हम लोग ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो रेड कलर का मार्क आ रहा है
लाइंस ऑफ कोड पे या लाइन नंबर के ऊपर, इट डिफाइंस कि आई एम इंटरेस्टेड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर इस प्रोग्राम को स्टॉप करना चाह रहा हूँ। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डिबगिंग प्रोसेस। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी पावरफुल। प्रोग्रामर्स को या जो डेवलपर्स हैं, सही मायनों में जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दे शुड अवेयर अबाउट द डिबगिंग प्रोसेस। Actually, debugging process tells the results of the program at each step। ठीक है, हर स्टेप के ऊपर जो डिबगिंग प्रोसेस है वो आपके रिजल्ट्स को बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आई एम कंसिडरिंग दिस प्रोग्राम। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाया है और एक ब्रेक पॉइंट मैंने इसके मेन प्रोसेस पे लगाया। ठीक है, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि रन टाइम पे इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है और मैं इसकी जो शॉर्टकट की है दैट इज F5। ठीक है, जैसे मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से F5 प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन आ गई है। नाउ दिस लाइन इज नोन एज द डीबगर। ठीक है, इसको डीबगर कहते हैं। And debugger is the responsible to check out the result of this line and show the results to the user after execute this line। यानी for example, अगर ये line execute हो गया है और मैं इंटरेस्टेड हूँ उस line के execute होने के बाद मैं इस line का result देखूँ, तो मैं इसको इसी line को मैं check कर सकता हूँ debugging process के अंदर। कैसे होगा देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना होगा। तो नेक्स्ट लाइन का बटन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी शॉर्टकट की F7 है। आप बेशक F7 दबाइए तो आप देखेंगे मेरे लाइन की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो गई है। एंड द लाइन नंबर 11 हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हो गया है और लाइन नंबर 12 के ऊपर मेरा डिबगर लाइन नंबर 12 पे आ गया है। अभी लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर आया वो। ठीक है, डीबगर अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है। जब आगे पार्ट्स होगा, आगे जाएगा, तब इसको एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू सी द वैल्यू ऑफ द एल। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि जी मैं एल की वैल्यू देखूं। मैंने यहाँ पे एल लिखा इवैल्यूएट में, एंटर किया। नाउ आई एम गेटिंग द रिजल्ट कि एल के अंदर जो भी वैल्यू आई है दैट इज 3 इसमें सेव हुआ है। मैंने कहा ओके, नाउ द F7। अब मुझे बताओ B की वैल्यू क्या है। मैंने कहा इवैल्यूएट पे, इसने मुझे बताया B के अंदर 2 गया है। मैंने कहा फाइन। फिर मैंने कहा F7। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द रिजल्ट्स, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ कि A की वैल्यू को पहले मुझे बताओ A की वैल्यू क्या आया है। मैंने कहा A बताइए, एंटर। नाउ इट इज सेइंग कि A में आने वाला रिजल्ट 3 है, विच इज गोइंग टू बी प्रिंट। तो यस यू कैन सी कि मैंने प्रोग्राम के स्टेप्स पे हर स्टेप को मैंने डीबग कर लिया है रन टाइम के ऊपर। रन टाइम पे मैंने उसको चेक किया है और रन टाइम के ऊपर मैंने इसके आने वाले रिजल्ट्स को देखा है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द डिबगिंग प्रोसेस। ये किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टूल के अंदर अवेलेबल होता है और एक्चुअली ये फैसिलिटेट करता है प्रोग्रामर्स को, डेवलपर्स को, कि वो किसी और से जाके ये ना पूछे कि जी मेरे प्रोग्राम में क्या एरर आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे बता दें। और अगर आप देखें तो डीबग के अंदर ही यहाँ पे देखें हिस्ट्री भी आ रही है कि एल की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू ये है। जो मैं वैल्यू देखते जा रहा हूँ यहाँ आती जा रही है। ठीक है, आपकी हिस्ट्री में, डीबग हिस्ट्री में, तो लेफ्ट साइड पे डीबग हिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप लोग भी इसके ऊपर अपना हाथ साफ करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। प्लस अगर मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि मेमोरी की क्या सिचुएशन है, तो ये मुझे ये भी बता रहा है कि इस प्रोग्राम को रिजॉल्व करने के लिए उसने मेमोरी में स्टैक को किस तरह से यूज़ किया है। यानी आपको जो मेन फंक्शन है ये स्टैक में किस पोजीशन के ऊपर है, कौन कौन सी कमांड यूज़ हुई हैं, कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ हुए हैं और किस तरीके से वैल्यूज़ एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव हुए हैं। ठीक है, तो ये तमाम वो रजिस्टर्स के वैल्यूज़ हैं
और प्लस आपके वो मेमोरी एड्रेसेस हैं जहाँ के ऊपर आपके रिजल्ट्स को उसने स्टेप बाय स्टेप सेव किया हुआ है। तो एक्चुअली दिस इज दी स्टैक एलोकेशंस, और स्टैक के ऊपर किस तरीके से रिजल्ट्स इवेलुएट हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, वो इसका अपना मैटर है, इसको हमें समझना नहीं है। बट मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जो स्टैक के ऊपर पुश और मूव, इसकी जो डिफरेंट कमांड्स होती हैं, तो मेरे इस प्रोग्राम को किस तरीके से स्टैक ने इवेलुएट किया है। तो स्टैक की जितनी भी एवोल्यूशन है या कैलकुलेशन है वो मेरे सामने इस वक्त, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी वैल्यू को चेंज करके देखूं तो मैं मॉडिफाई वॉच की तरफ आता हूं। मॉडिफाई वॉच क्या करती है, सपोज मैंने L की वैल्यू कर दिया दैट इज 2। अब आपको पता है कि आपने B में भी 2 डाला था और L को भी मैंने 2 कर दिया है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है गाइज, मैं एक्चुअली इसको चाह रहा था कि मैं इसको मॉडिफाई वॉच करके मैं इसके एग्जीक्यूशन रिजल्ट पे जाऊं, बट नेक्स्ट लाइन है, इनटू लाइन है, लास्ट है, इसमें जंप नहीं मिल रहा है। मैं वही देख रहा हूँ इसमें जंप किधर है, बिकॉज क्योंकि आई हैव टू जंप दिस लाइन ओवर हियर ओवर देयर, या बी के ऊपर लेकर आना है मुझे। तो अगर मुझे यहाँ से शुरू करना है तो गो टू एड वॉच टॉगल ब्रेक पॉइंट्स, मेरे ख्याल से ये उसके बाद होगा एग्जीक्यूशन में। नहीं, फिनिश हो गया। चलें गाइस, तो ये हमारे पास ओवरऑल था जिसमें हमने डिबगिंग प्रोसेस को देखा, हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रन टाइम पे देखा, प्लस हमने स्टैक की वैल्यूज़ को देखा, और हमने अच्छा एक और चीज़ है कि अगर ये डिबगिंग प्रोसेस के अंदर आती है वैल्यू, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस, यहाँ आ गया है और आई एम इंटरेस्टेड कि मैं कहना चाहिए ये इस तरह से आगे जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं जी मैं ऐसे कंटिन्यू कर दूँ, तो ये कंटिन्यू का बटन है, आप चाहें तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, फिर वो डिबगिंग प्रोसेस से बाहर आ जाएगा, जो आपकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो हो जाएगी। सही है, ठीक है गाइज, आज मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया, डिबगिंग प्रोसेस को बताया, और जो एग्जाम्पल बताई उसमें मैंने आपको थॉट प्रोसेस बताया, उस स्टेप्स को हमने देखा जो स्टेप्स थे, वेरिएबल सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, और इसके अलावा हमने डिबगिंग प्रोसेस को, उनके आने वाले रिजल्ट्स को देखा है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल्स और करूँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि प्रोग्रामिंग अप्रोचेस कितनी होती हैं और कितनी तरह की होती हैं, उसमें लॉजिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, सिंपल प्रोग्रामिंग क्या होती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा। और फिर हम लोग लॉजिक बिल्डिंग की तरफ चलेंगे, विच इज़ द मेन थिंग, जिसके ऊपर अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, और जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रामिंग वीक होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोग्रामिंग से दूर होते जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज़ के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इसको लॉजिक बिल्डिंग प्रोसेस की तरफ आएंगे, और कुछ सेशंस हम लॉजिक बिल्डिंग्स की तरफ रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा
कि लॉजिक बिल्डिंग के को भी करने के 3 स्टेजेस होते हैं। हम डायरेक्ट लॉजिक को बिल्ड नहीं करते, या जो भी थॉट प्रोसेस है उसको डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं कर सकते। प्रोग्राम करने के लिए भी उनको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से है, कैसे है, और क्या थॉट प्रोसेस होगा, किस थॉट प्रोसेस को देखना होगा। ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे बहुत जल्द डिस्कस करूँगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ अगेन मैं आपसे कहूँगा कि दीज सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और कोशिश करें कि आप इस चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के साथ लिंक बनाएं, बिकॉज क्योंकि मैं अपनी ये इम्पोर्टेंट वीडियोस वन बाय वन, एक एक के बाद एक स्टेप के बाद मैं ऐसे अपलोड करता जाऊंगा। तो आपको भी इसकी अलर्ट आना चाहिए कि कब मैंने कौन से लेक्चर अपलोड किया है। ठीक है, दिस शुड बी अवेयर ऑन योर साइड। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप लोगों के कमेंट्स मुझे चाहिए। अगर आप समझते हैं कि मज़ीद किसी चीज़ को क्लियर करना है तो प्लीज़ अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, उसको कमेंट्स में डाल दें। मैं इंशाल्लाह से चेक करके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उन चीज़ों को ऐड कर दूँगा। ठीक है गाइस, ओके, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।